हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेस लखनऊ में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग यूनिक क्लासेस द्वारा कराए गए टेस्ट सीरीज़ में साइंस एंड टेक के टेस्ट का डिस्कशन करेंगे। तो हम लोगों ने 25 क्वेश्चंस के ऑलरेडी डिस्कशंस कर चुके हैं। तो यहाँ पर जो है हम लोग पार्ट 2 में 25 से आगे के डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। भारत के राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के तहत 2030 तक प्रतिवर्ष कितने हरित हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। तो यहाँ पर जो है कितना रखा गया है, 5 मिलियन टन का रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है कि वर्ष 2030 तक देश में जो है प्रति वर्ष कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन, तो 5 MMT ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन की क्षमता विकसित की जाएगी, जिससे जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होगी। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। पेरोव्स्काइट जो हाल ही में स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में खबरों में रहा, मुख्य रूप से किस तकनीक से संबंधित है। तो यह जो है अगली पीढ़ी के सौर सेल हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो वर्तमान में अधिकांश सोलर पैनल सिलिकॉन के बने होते हैं, लेकिन पेरोव्स्काइट एक नई क्रिस्टल संरचना वाली सामग्री है जो सिलिकॉन की तुलना में सस्ती है और प्रकाश को बिजली में बदलने में बहुत अधिक कुशल है। इसे सौर ऊर्जा क्षेत्र का भविष्य माना जा रहा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों में आमतौर पर शीतलक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो कूलेंट के रूप में किसका उपयोग करते हैं, तो लिक्विड सोडियम का करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों में न्यूट्रॉनों की गति को धीमा नहीं करना होता है, बल्कि इसमें जो होता है पारंपरिक मंदक मॉडरेटर जैसे भारी जल का उपयोग नहीं होता है। अत्यधिक गर्मी को सोखने के लिए इसमें जो है लिक्विड सोडियम का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसका क्वथनांक जो होता है बहुत अधिक होता है और यह उत्कृष्ट तापीय सुचालक भी होता है। ठीक है, और यह जो है तापीय सुचालक भी है, इसलिए इसका यूज हम करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वथनांक अधिक होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट तैरते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र के संबंध में कौन सा कथन सही है बताना है। तो यह जो है ये भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता को कम करते हैं और वाष्पीकरण को रोककर जल संरक्षण में मदद करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। तो जो तैरते हुए सोलर प्लांट बांधों, झीलों या जलाशयों के ऊपर लगाए जाते हैं, इनका दोहरा लाभ है कि पहला महंगी जमीन की बचत होती है, दूसरा पानी के ऊपर पैनल होने से पानी का इवापोरेशन कम होता है और पानी पैनल को ठंडा रखता है, जिससे उनकी बिजली बनाने की क्षमता बढ़ जाती है। उत्तर प्रदेश का बड़ा तैरता सोलर प्लांट कहाँ है, तो रिहंद बांध है। रिहंद बांध कहाँ, सोनभद्र में। ठीक है, सोनभद्र में स्थित है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन नैनो ट्यूब्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो ये स्टील की तुलना में अधिक मजबूत और हल्के होते हैं। सही बोल रहा। इनका उपयोग मानव शरीर में दवाओं के टारगेटेड ड्रग डिलीवरी के लिए किया जाता है। ये भी सही है। ये विद्युत और ऊष्मा के बहुत अच्छे सुचालक होते हैं, तो ये भी सही है। तो ये जो कार्बन नैनो ट्यूब्स होते हैं, ये कार्बन के एलोट्रोप्स रूप होते हैं। ठीक है, तो एलोट्रोप्स क्या होता है, तो ये जो होता है ग्राफीन शीट के बेलनाकार रूप होते हैं। ग्राफीन शीट के बेलनाकार रूप को क्या कहते हैं, एलोट्रोप्स कहते हैं। एलोट्रोप्स, ठीक है, होते हैं ये। इनकी ताकत स्टील से 100 गुना अधिक होती है, जबकि वजन बहुत कम होता है। इनके खोखले ढांचे के कारण इनके अंदर कैंसर की दवा रखकर सीधे प्रभावित कोशिकाओं तक पहुंचाया जा सकता है। साथ ही ये असाधारण रूप से विद्युत के सुचालक होते हैं। तो यहाँ पर 1, 2, 3 तीनों सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रिस्पर-Cas9
तकनीक जिसने चिकित्सा विज्ञान में क्रांति ला दी क्या है? तो यह जो है एक आणविक कैंची जिसका उपयोग जीन संपादन के लिए किया जाता है। तो यह जो है एक मॉलिक्यूलर सीजर है जिसका उपयोग जीन एडिटिंग के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो क्रिस्पर कैस9 एक क्रांतिकारी तकनीक है। कैस9 एक क्या है? एंजाइम है। ये एंजाइम होता है जो एक आणविक कैंची की तरह काम करता है, जो डीएनए स्ट्रैंड के एक विशिष्ट हिस्से को काट सकता है। इसके माध्यम से वैज्ञानिक खराब या रोग पैदा करने वाले जीन को हटाकर उसी जगह स्वस्थ जीन लगा सकते हैं। इसके लिए 2020 में केमिस्ट्री विज्ञान को नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सफेद जैव प्रौद्योगिकी का संबंध किससे है? तो यह जो है औद्योगिक प्रक्रियाओं और जैव ऊर्जा से है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो जैव प्रौद्योगिकी के विभिन्न रंग होते हैं, जैसे लाल। लाल किसके लिए है? तो यह जो है चिकित्सा और स्वास्थ्य के लिए है, और स्वास्थ्य जैसे दवाएं और टीके के लिए है। हरा, हरा किसके लिए है? तो कृषि के लिए है। तो कृषि में जीएम फसलें और जैव उर्वरक के लिए। ठीक है। सफेद, सफेद किसके लिए है? तो औद्योगिक प्रक्रियाएं जैसे एंजाइम उत्पादन, बायोप्लास्टिक और जैव ईंधन के लिए है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक ब्लू भी है, वह जो है समुद्री और जलीय जीव विज्ञान के लिए है। समुद्री और जलीय जीव विज्ञान के लिए है। ठीक है। तो रेड जो है चिकित्सा स्वास्थ्य के लिए हो गया, हरा कृषि के लिए हो गया, सफेद जो है यह जो है औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए हो गया, और नीला जो है समुद्री और जलीय जीव विज्ञान के लिए हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। बायो रेमेडिएशन तकनीक का मुख्य अनुप्रयोग क्या है? तो यह जो है सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके पर्यावरण से प्रदूषकों और विषाक्त पदार्थों को हटाना या उदासीन करना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो बायो रेमेडिएशन क्या है? तो यह एक टेक्निक होती है जिसमें बैक्टीरिया, कवक या पौधों का उपयोग प्रदूषित स्थानों को साफ करने के लिए किया जाता है। सूक्ष्मजीव इन जहरीले रसायनों को खाकर उन्हें हानि रहित गैसों और पानी में तोड़ देते हैं। उदाहरण के लिए क्या है? तो तेल साफ करने वाले बैक्टीरिया कौन से होते हैं? तो ऑयल जैपर होते हैं। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक के विकास में किन दो प्रमुख एंजाइमों की महत्वपूर्ण भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है? ठीक है। यहाँ पर जो है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज और लाइगेज की। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए की टेक्निक के विकास में दो एंजाइम बताने हैं। तो दो एंजाइम कौन कौन से हैं? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज और लाइगेज हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज को आणविक कैंची कहा जाता है, क्योंकि यह डीएनए को एक विशेष स्थान पर काटता है। और लाइगेज क्या करता है? तो लाइगेज जो होता है एक मॉलिक्यूलर ग्लू की तरह काम करता है। ठीक है, क्योंकि यह कटे हुए नए डीएनए टुकड़े को मुख्य डीएनए के साथ जोड़ने का काम करता है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुपरबग क्या है और यह चिकित्सा विज्ञान के लिए क्यों चिंता का विषय है? क्योंकि एक जीवाणु जिसने एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर ली, इसी को जो है सुपर बग कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। तो जब लोग एंटीबायोटिक दवाओं का अत्यधिक या गलत उपयोग करते हैं तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो खुद को बदल लेते हैं और उन दवाओं का उन पर कोई असर नहीं होता है। ऐसी बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? सुपर बग कहते हैं। एंटी माइक्रोबैक्टीरियल रेजिस्टेंट के कारण सामान्य बीमारियां भी लाइलाज और जानलेवा बन रही हैं।
तो इसमें बेसिकली कौन सी दवा है, तो यह जो है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट है, ठीक है, AMR। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैव ईंधन के संबंध में तृतीय पीढ़ी के जैव ईंधन को किससे प्राप्त किया जाता है? तो तृतीय पीढ़ी के जैव ईंधन को शैवाल या एल्गी से प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो जैव ईंधन की पीढ़ियां कौन सी हैं? तो पहली पीढ़ी में क्या आता है? तो खाद्य फसल आते हैं, खाद्य फसलों में क्या? मक्का, गन्ना। इससे खाद्य सुरक्षा का संकट पैदा होता है, ठीक है। दूसरी पीढ़ी में विशेष रूप से उगाए गए दूसरी पीढ़ी में जो होते हैं, ये जो होते हैं गैर खाद्य फसलें आती हैं। खाद्य फसलों, तो गैर खाद्य फसलों में क्या होती हैं? तो जेट्रोफा और कृषि अवशेष होते हैं, कृषि अवशेष। और तीसरी पीढ़ी में क्या आते हैं? तो तृतीय पीढ़ी में विशेष रूप से उगाए गए शैवाल आते हैं। ये जो होते हैं बहुत कम जगह और गंदे पानी में भी तेजी से उगते हैं और इनमें तेल की मात्रा बहुत अधिक होती है, ठीक है। तो तीसरी पीढ़ी में शैवाल आते हैं। चौथी पीढ़ी में जो होते हैं आनुवांशिक रूप से संशोधित जीव जो सीधे कार्बन कैप्चर करके ईंधन बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो होते हैं आनुवांशिक रूप से संशोधित जीव आते हैं। तो यहाँ पर जो है जैव ईंधन की 4 पीढ़ियां हैं। पहली पीढ़ी में खाद्य फसलें आती हैं, दूसरी पीढ़ी में गैर खाद्य फसलें जिसमें जो होता है जेट्रोफा और कृषि अवशेष आते हैं, तीसरी पीढ़ी में शैवाल आती है और चौथी पीढ़ी में जो होती है आनुवांशिक रूप से संशोधित जीव आते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी mRNA/MAbs का मुख्य उपयोग किस बीमारी के सटीक इलाज में बड़े पैमाने पर किया जा रहा है? तो यह जो है कैंसर के लिए यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो है, ये जो है प्रयोगशाला में बनाए गए क्लोन अणु हैं। सामान्य कीमोथेरेपी शरीर की अच्छी और बुरी दोनों कोशिकाओं को मार देती है, लेकिन जो MAbs है यह जो है केवल कैंसर कोशिकाओं की सतह पर मौजूद विशिष्ट एंटीजन को पहचान कर सीधे उन्हीं पर हमला करते हैं, ठीक है। इसे जो होते हैं टारगेटेड थेरेपी भी कहते हैं। तो इसे टारगेटेड थेरेपी भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो होती है जो कैंसर कोशिकाओं की सतह पर मौजूद एंटीजन होते हैं उन्हीं को मारती है केवल, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रिप्स जो होता है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट समझौता किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के तहत संचालित होता है? तो यह जो है WTO के तहत होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ट्रिप्स का फुल फॉर्म क्या है? ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। और यह जो है 1995 में उरुग्वे दौर के दौरान WTO के तहत हस्ताक्षरित एक व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो सदस्य देशों के लिए पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क के न्यूनतम मानक तय करती है, ठीक है। तो ट्रिप्स का काम क्या होता है? तो यह जो होती है पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क के न्यूनतम मानक तय करती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स को रोकने के लिए भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970 की कौन सी धारा सबसे महत्वपूर्ण और विवादित रही है? तो यह जो है धारा 3D रही है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो जो बहुराष्ट्रीय दवा कंपनियां हैं अपनी दवाओं के पेटेंट की 20 साल की अवधि खत्म होने के बाद उसमें जो है छोटा सा मामूली बदलाव कर लेती हैं और फिर जो है पेटेंट को बढ़ा लेती हैं, जिससे एवरग्रीनिंग कहते हैं, ठीक है। तो भारतीय पेटेंट अधिनियम की धारा 3D जो है इसका सख्ती से विरोध करती है। यह क्या कहती है कि यह कहती है कि जब तक नए बदलाव से दवा की इफिशियंसी में कोई बड़ा सुधार न हो तब तक नया पेटेंट नहीं दिया जाएगा। जैसे जो है एक प्रसिद्ध केस आया था नोवार्टिस केस आया था। इसके तहत जो है
ये लाया गया था। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनिवार्य लाइसेंसिंग का प्रावधान बौद्धिक संपदा अधिकारों के तहत किस परिस्थिति में लागू किया जा सकता है? तो यह जो है राष्ट्रीय आपातकाल या सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट के समय, जैसे जो है दवाओं की कमी होती है, तो उस समय जो है अनिवार्य लाइसेंसिंग का प्रावधान लाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो अनिवार्य लाइसेंसिंग क्या है? इसके तहत जो है सरकार पेटेंट धारक की सहमति के बिना किसी तीसरे पक्ष यानी जो घरेलू कंपनियां होती हैं को उस पेटेंट उत्पाद को बनाने की अनुमति दे सकती है। ऐसा तब किया जाता है जब देश में कोई महामारी या पेटेंट धारक दवा को बहुत महंगी बेच रहा हो। तो भारत में पहली बार ऐसा जो है निक्सावार जो कैंसर की दवा थी उसके लिए किया गया था। ठीक है, यह जो है कैंसर की दवा थी, कैंसर दवा, इसके लिए जो है लाया गया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बौद्धिक संपदा के संबंध में ट्रेड सीक्रेट की सुरक्षा की अवधि कितनी होती है? तो यह जो है जब तक वह जानकारी गुप्त रहे इसकी कोई निश्चित समय सीमा नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो जो पेटेंट होता है कितने साल का होता है? 20 वर्ष का। या कॉपीराइट की एक निश्चित अवधि होती है, लेकिन ट्रेड सीक्रेट की कोई समय सीमा नहीं होती है। जब तक कंपनी उस जानकारी को गुप्त रखने में कामयाब रहती है वह सुरक्षित रहती है। उदाहरण के रूप में क्या हम एग्जाम्पल के रूप में क्या ले लेंगे? जैसे कोका कोला का फार्मूला या गूगल का सर्च एल्गोरिथम, कोका कोला का फार्मूला। ठीक है, ये जो है ट्रेड सीक्रेट के तहत आता है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइबर सुरक्षा के संदर्भ में जीरो डे वल्नरेबिलिटी से क्या तात्पर्य है? ठीक है, तो यह जो है किसी सॉफ्टवेयर में मौजूद वह सुरक्षा खामी जिसके बारे में डेवलपर को कोई जानकारी नहीं होती और न ही उसका पैच उपलब्ध होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो जीरो डे वल्नरेबिलिटी क्या है? तो यह जो है जीरो डे का मतलब क्या है? तो सॉफ्टवेयर बनाने वाले के पास उस खामी को ठीक करने के लिए 0 दिन का समय था, क्योंकि हैकर्स ने सॉफ्टवेयर कंपनी से पहले ही उस कमजोरी को ढूंढ लिया और हमला कर दिया। जब तक कंपनी इसका पैच जारी नहीं करती तब तक सिस्टम असुरक्षित रहता है। तो पेगासस सॉफ्ट स्पाईवेयर इसका एक बड़ा उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जीरो डे वल्नरेबिलिटी से क्या तात्पर्य है? तो किसी सॉफ्टवेयर में मौजूद वह सुरक्षा खामी जिसके बारे में डेवलपर को कोई जानकारी नहीं होती है और न ही उसका पैच उपलब्ध होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 के तहत डेटा फिड्यूशरी किसे कहा जाता है? तो यह जो है वह व्यक्ति या संस्था जो डेटा प्रोसेसिंग के उद्देश्य और साधनों को निर्धारित करती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो जो डीपीडीपी अधिनियम 2023 है उसके तहत 2 शब्द होते हैं। एक डीपी मतलब क्या होता है? डीपी मतलब जो होता है डाटा प्रिंसिपल होता है, डाटा प्रिंसिपल होता है, वह नागरिक जिसका डेटा है। ठीक है, और एक डीपी मतलब क्या होता है? डाटा फिड्यूशरी होता है। यह क्या है? तो वह कंपनी या सरकारी विभाग जो आपका डेटा इकट्ठा करता है और यह तय करता है कि उस डेटा का क्या उपयोग किया जाएगा या कानूनन इन डेटा पर की सुरक्षा की भारी जिम्मेदारी होती है। ठीक है, तो एक्चुअली जो कानूनी रूप से इन डेटा की सुरक्षा की भारी जिम्मेदारी जो होती है इन कंपनियों पर होती है, तो वही जो है हमारा डेटा फिड्यूशरी हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन तकनीक डिजिटल अधिकारों की रक्षा कैसे करते हैं? तो यह जो है यह सुनिश्चित करती है कि केवल सेंडर और रिसीवर ही संदेश को पढ़ सके, यहाँ तक कि सेवा प्रदाता भी नहीं। ठीक है, तो एंड टू एंड इंक्रिप्शन क्या होती है? तो यह जो है प्रेषक के डिवाइस पर एक
पर ही एक गुप्त कोड में बदल जाता है और केवल प्राप्तकर्ता के डिवाइस पर ही यह खुलता है। बीच के रास्ते में कोई नहीं पढ़ सकता है। यह निजता के अधिकार आर्टिकल 21 को डिजिटल रूप से मजबूत करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के संबंध में राज्य का पहला समर्पित साइबर फॉरेंसिक लैब कहाँ स्थापित किया गया है? तो साइबर फॉरेंसिक लैब लखनऊ में स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में बढ़ते साइबर अपराधों से निपटने और डिजिटल साक्ष्यों की त्वरित जांच के लिए राज्य की पहली अत्याधुनिक साइबर फॉरेंसिक लैब लखनऊ में स्थापित किया गया है। यह पुलिस को डिजिटल डेटा रिकवरी, मोबाइल फॉरेंसिक और डार्क वेब जांच में मदद करता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में क्वांटम वर्चस्व शब्द का क्या अर्थ है? तो क्वांटम वर्चस्व क्या होता है? जब एक क्वांटम कंप्यूटर किसी ऐसी गणितीय समस्या को हल करता है जो पारंपरिक सुपर कंप्यूटर के लिए व्यवहारिक समय में असंभव होता है, उसी को क्वांटम वर्चस्व कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो पारंपरिक कंप्यूटर बिट्स 0 या 1 पर काम करते हैं, जबकि क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट्स पर काम करते हैं। तो किस पर काम करते हैं? क्यूबिट्स पर काम करते हैं, जो सुपरपोजिशन के कारण एक साथ 0 और 1 दोनों हो सकते हैं। जब कोई क्वांटम कंप्यूटर किसी अत्यंत जटिल गणना को महज कुछ मिनटों में कर देता है, जिसे करने में दुनिया के सबसे तेज कंप्यूटरों को भी हजारों साल लग जाते हैं, तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? क्वांटम वर्चस्व कहते हैं। तो गूगल की सकामोर कंप्यूटर ने इसका दावा किया था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यह एक डिसेंट्रलाइज और डिस्ट्रीब्यूटेड लीडर प्रणाली है। तो हाँ, ये सही है। इसमें दर्ज किए गए डेटा को बिना नेटवर्क के बहुमत की सहमति से बदला या संशोधित नहीं किया जा सकता है। तो हाँ, ये भी सही है। तो जो ब्लॉकचेन होती है एक ऐसी टेक्निक है जहां डेटा को ब्लॉक्स की एक श्रृंखला में सुरक्षित किया जाता है। यह डिसेंट्रलाइज होती है, यानी इसका कोई एक मालिक या सिंगल सर्वर नहीं होता है। यदि किसी को इसमें कोई डेटा बदलना है तो उसे नेटवर्क से सीधे आधे से अधिक नोड्स की अनुमति चाहिए होगी, जो व्यवहारिक रूप से असंभव होता है। इसलिए यह बेहद सुरक्षित और पारदर्शी मानी जाती है। जैसे इसमें एग्जाम्पल में क्या है, तो क्रिप्टो करेंसी या लैंड रिकॉर्ड्स में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, या लैंड रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रैंसमवेयर डिजिटल सुरक्षा के लिए किस प्रकार का खतरा है? तो रैंसमवेयर, रैंसम मतलब क्या होता है? फिरौती मांगना होता है। तो यहाँ पर जो है ये सिस्टम की फाइलों को एनक्रिप्ट कर देता है और उन्हें अनलॉक करने के लिए मनी मांगता है, मतलब फिरौती मांगता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यह जो है जब किसी कंप्यूटर या अस्पताल, बैंक के सर्वर में घुसता है तो सभी फाइलों को लॉक कर देता है। इसके बाद स्क्रीन पर एक संदेश आता है कि यदि फाइलें वापस चाहिए तो बिटकॉइन या डिजिटल माध्यम से फिरौती दो। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? वाना क्राई और रैंसमवेयर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति जो भारत में जीएम फसलों की मंजूरी देती है, किस मंत्रालय के अधीन कार्य करती है? ठीक है, तो यह जो है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो यह जो है बेसिकली जो जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति है, यह विज्ञान और कृषि मंत्रालय के अंतर्गत नहीं काम करती है, बल्कि यह जो है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन काम करती है। क्योंकि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत यह देखना इस समिति का काम है कि किसी भी जीएम फसल में जैसे बीटी बैगन और जीएम सरसों के व्यावसायिक उपयोग से हमारे पर्यावरण या जैव विविधता को कोई नुकसान तो नहीं पहुंच रहा है। ठीक है,
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिजिटल अधिकार क्षेत्र में नेट न्यूट्रलिटी का मूल सिद्धांत क्या होता है? तो नेट न्यूट्रलिटी क्या होती है? तो इंटरनेट सेवा प्रदाताओं द्वारा सभी डिजिटल डेटा और उपयोगकर्ताओं के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए बिना किसी भेदभाव या अतिरिक्त शुल्क के। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो नेट न्यूट्रलिटी का सीधा नियम है कि इंटरनेट पर कोई वीआईपी लेन नहीं होनी चाहिए। आपकी टेलीकॉम कंपनी जैसे जियो या एयरटेल किसी खास वेबसाइट जैसे यूट्यूब या नेटफ्लिक्स को तेज चलाने के लिए या किसी अन्य वेबसाइट को धीमा करने के लिए अलग से शुल्क नहीं ले सकती और न ही किसी डेटा को ब्लॉक कर सकती है। तो इंटरनेट सभी के लिए समान रूप से सुलभ होना चाहिए, ठीक है। तो यह जो है हमारा नेट न्यूट्रलिटी का मूल सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें सही होगा। तो यहाँ पर हमारे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। और अगर आप लोगों को हमारा टेस्ट सीरीज लेना है तो आप जो है टेलीग्राम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज्वाइन कर सकते हैं।